मंजिला मिल ही जासी मोड़ी बेगी ही सही, पण राहगीर तू चाल तो सरी, घरा के बार पग काढ़ तो सरी। मंजिल काई है रास्तों काई है, जे हौसला हुआ बुलंद तो फासलों काई है। तो ई फासला ने थाके और वहाँ के बीच का फासला ने खत्म करता हुआ ही स्वागत सगला को कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और कार्यक्रम में थाके सागर मैं हूँ पूनम कंवर और हमारे सागर है मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान में। और अभी पूनम आपने जो बात कही कि राहगीर तू चाल तो सही, भाई राहगीर तो चल पड़ेगा, लेकिन अभी जो सर्द मौसम है उसमें राहगीर रजाई कंबल में दुबका बैठा है। आप कहाँ राहगीर को सर्दी में बाहर निकाल रहे हो? अब बात तो थे सही किया कि पोस का महीना में सबसे ज्यादा ठंड पड़ा करे, किया करे कि पोस खालड़ी कोस अतरो सी पड़ा है कि जाने चामड़ी को निरी शरीर पर। और पोस का महीना में जो सी पड़े ना प्रणय भाई साहब तो थे सही किया कि बारे जब आपा कटबो चावा ना तो आपा आखा दिन बैठा बैठा बाट जाका कि कद तो सूरज जी की किरणा आवर, कद मैं घरा के बारे न कढूं। बिल्कुल सही बात कही। अब सूरज की धूप मिले और उसमें बाहर निकलें, लेकिन फिर भी राहगीर एक हिम्मत तो करता है। जब कभी घूमने जाता है तो फिर वो धूप की परवाह नहीं करता। अब बात तो ते सही किया कि जब भी ना कोई काम सुबारे करनो पड़े जब तो वो बैठे रेवे दुबक्यो रेवे रजाई में कि थोड़ो तावड़ो कढीज वाद्यो पच बारे जाश्या, थोड़ो तावड़ो हो जावे पच घर का काम करश्या। पण जब ना घूमबा फिरबा जानो है ना तो वो की बाट कोन जाकर वो उठा थेलो रवाना हो जावे। बिल्कुल। अब आजकल तो सर्दी के मौसम में सब हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी माउंट आबू कोई कम नहीं है। वो भी हमारा बहुत रमणीय है, एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ भी लोग जा रहे हैं। और अभी आपने पौष की बात कही ना, तो घर में भी पौष बड़े बन रहे हैं और गली नुक्कड़ों पर भी पौष बड़े बन रहे हैं। बात भी सही है कि पोस को जो मेनू है एक मायने सबसे आनंदित बात आई रहे है कि पोस बड़ा साहब घर में ही कोनी है, हर गली नुक्कड़ मंदिर का नाका पर आपा ने पोस बड़ा डोना में मिल ही जावे। आपा देखो भी को आनंद कतरा मजा उठावा। बिल्कुल बिल्कुल पूनम। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सर्दी है, लोग अंदर हैं। कुछ समय पहले बागीचों में योग किया करते थे अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए। भाई बागीचों में मत जाइए, सुबह का वक्त है और बहुत सर्दी है, घर में ही योग करिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। मन भी स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। अब बात तो थे कह दी कि स्वस्थ रहना एक को मतलब है ना, तो स्वस्थ रहबा की खातिर आज का कार्यक्रम में काई विशेष है। आज विशेष ये है कि हम दिमाग की बात करेंगे। भाई हर काम दिमाग से होता है तो दिमाग से ही काम करेंगे। तो दिल की सुना या दिमाग की सुना ऐसा अगली बातें बताशो आज थे। हाँ, दिल और दिमाग में जो जंग चलती है ना उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि तो आज हमारे साथ जो मेहमान आए हैं वो दिमाग की बात करने के लिए आए हैं और हम उनसे दिल की बात करेंगे, दिल से बात करेंगे। तो आज हमारे बीच हम स्वागत करते हैं आप सभी की मौजूदगी में SMS विभाग के न्यूरो सर्जरी जो विभाग है उसके प्रमुख डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी। बहुत बहुत आपका स्वागत अग्रवाल साहब। नमस्कार। आपके सारे दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। और प्रणय भाई साहब जो सुबह की शुरुआत की बात आप करी कि योग प्राणायाम सु करा स्वस्थता की खातिर, स्वस्थ रहबा की खातिर तो आदमी वो हर प्रयास करबो चाहे है कि बस मैं स्वस्थ रहूं, मारो जीवन ही तरीका से चले कि मैंने कोई परेशानी को नहीं आवे। तो स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करया करे है। तो अग्रवाल जी आपसे जानबो चाहला कि एक ये जो शुरुआत करा आप सुबह की वह की तरीका से करा कि आपनो पूरा दिन स्वस्थता के साथ जावे। जैसा कि आपने बताया कि अभी सर्दी बहुत है तो बागों में ना जाकर के घर पे योग करें, तो मैं भी अपने जीवन की और प्रतिदिन जो है दिनचर्या की शुरुआत इसी तरह से करता हूँ। हालांकि मैं सुबह सुबह बाग में जाकर के 5 किलोमीटर वॉक करके आता हूँ, घर पे आकर के प्राणायाम और योग करता हूँ जी। तो अगर अपन अच्छा शारीरिक व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन करें तो इससे अपन निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अंदर परिवार और मित्रों का भी सहयोग बहुत रहता है जी। तो अपने को परिवार के साथ और मित्रों के साथ भी जरूर समय निकालना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप न्यूरो सर्जरी विभाग SMS हॉस्पिटल का एक जटिल मैं विभाग कहूँगा, उसमें न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं। अब न्यूरो सर्जरी ये जो शब्द है अपने आप में एक बड़ा डराने वाला और जटिल प्रक्रिया वाला शब्द है, तो डॉक्टरी पेशे में आपने न्यूरो सर्जरी ही क्यों चुना? देखिए प्रणय जी, शुरुआत तो मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा। परंतु जब मैं 9th क्लास में था जी तो मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। अच्छा। तो मैंने फिर निश्चय किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ। और जब आगे बढ़ा जी। MBBS किया, उसके बाद MS किया, बीच बीच में कुछ फेलियर्स भी फेस करने पड़े। तो हमारे जो टीचर्स थे, गाइड्स थे, तो उन्होंने ये कहा कि अभी न्यूरो सर्जरी में आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो
फिर मैंने न्यूरो सर्जरी चुना और मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में न्यूरो सर्जरी में जो एडवांसमेंट्स आए हैं उससे हम मरीजों को काफ़ी हद तक स्वस्थ रखने में और उनको फ़ायदा देने में सफल रहे हैं। जो जटिलता की बात आप करी प्रणय भाई साहब, तो जटिलता जब पढ़ता है ना, जब किताब में संरचना बनी रहती ना, तो एक तो दिल की और एक दिमाग की संरचना देख रही है, सोचता घनी जटिल है। तो यही सोचवाने मिले कि जो दिमाग की जो संरचना बनावा तो हुआ तो अतीक है, लेकिन वह काम सगड़ा करा है किया। देखिए, दिमाग तो वास्तव में बहुत जटिल है और दिमाग के हर हिस्से में अलग अलग शरीर के काम करने की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और सारा दिमाग एक पूरी हाई स्पीड कंप्यूटर की जैसे काम करता है। जी। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा कंप्यूटर अभी भी बना होगा जिसके अंदर जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं उतने हों। तो दिमाग वास्तव में एक जटिल ऑर्गन है और इसी से अपना सारा शरीर चलता है। जी 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 जी, ऐसा मानते हैं, जितना मैंने पढ़ा समझा है कि हमारा जो उल्टा दिमाग है वो सीधे शरीर को कंट्रोल करता है, जो सीधा दिमाग है वो उल्टे शरीर को कंट्रोल करता है। जी, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि इसकी संरचना इसी प्रकार से बनी हुई है कि जो दिमाग का दायां जो हिस्सा है वो अपने बाएं हिस्से को चलाता है और जो बायां हिस्सा है वो अपनी सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को और दाएं हिस्से को चलाता है। इवन जो हम आप बात कर रहे हैं वो दिमाग के बाएं हिस्से से कंट्रोल होकर के चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। वही सोचता सोचता रह जाता, पढ़ता जब तो कि जाना पर बैठे आटे कोई चीज का हाथ लगाओ, आ ताती है, का हाथ कोने लगानो, आ चीज ठंडी है, का हाथ कोने लगानो। आखिर तो दिमाग है सब चीज़ें सोचे किया है। देखिए, ये सारे सिस्टम्स इस तरीके से बने हुए हैं, आप सोचिए कि कितना फास्ट ट्रांसमिशन होगा कि आप ग्लास को छूते हैं और आपको पता चल जाता है ये गर्म है। हाँ। यहाँ से और वहाँ तक पहुँच करके और आपको ये एहसास भी हो जाता है कि ये किस प्रकार का इसका टेम्परेचर है या कोई चीज़ चुभ रही है या नहीं चुभ रही है। हर सेंसेशन का अपने को एहसास लेस देन ए सेकेंड के अंदर अपने को पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, एक मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, जो आधुनिक जीवन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें नित नए आविष्कार भी हम कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो। लेकिन जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही अब दिमाग तो यही है जो हमारे पास ईश्वर ने दिया है, जो ब्रह्मा जी की रचना है। तो इस दिमाग के साथ आगे बढ़ते हुए काम तो सारे हो रहे हैं और हम बहुत आगे बढ़ने की सोच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी चिंता में घिरे हैं। तो आज का इंसान किसी न किसी चिंता में क्यों है? चिंता में इसलिए है क्योंकि जो वर्क स्ट्रेस और लाइफ बैलेंस है वो हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। अगर अपन इस वर्क स्ट्रेस और लाइफ के बैलेंस को मैच कर लें तो फिर अपने कई तरह की चिंताएं जो है हम दूर कर सकते हैं। और उसी के लिए जैसे आपने शुरुआत में कहा, योग से शुरुआत कीजिए, मैंने बताया परिवार से मित्रों के साथ मिलके रहिए। तो इस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस को अगर अपन बना लेंगे तो इस स्ट्रेस से और चिंता से अपन मुक्त हो सकते हैं। जी जी। तो आगे बढ़ने की जो जद्दोजहद है, इसमें आपको क्या लगता है कितना काम एक इंसान को करना चाहिए? क्योंकि उसके पास कई बार काम का अंबार होता है, वो चाहता नहीं है करना, लेकिन फिर भी दिमाग कहता नहीं ये तो पूरा करना है, इसे पूरा नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? काम का अंबार होना तो बहुत अच्छी बात है जी। जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ही हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा जी। उसको बैलेंस करना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, लाइफ बैलेंस के साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लाइफ को बैलेंस कर लेंगे तो काम तो हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, दिमाग का तो हम बचपन से लेकर के आखिर तक 5-7% तक ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अच्छा। कोई इससे ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। अच्छा। तो अगर हम दिमाग को ज़्यादा काम लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर पाएंगे। काम तो ज़्यादा ही करना चाहिए। वो किया भी कर रहे हैं ना कि खाली दिमाग शैतान को कर रही है। बिल्कुल सही बात है। इससे बढ़िया का काम आना दिमाग में आबा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। हम एक परिवार में रहते हैं और कई जगह संयुक्त परिवार हैं, कई एकल परिवार हैं, और हमारे जो राजस्थान है उसमें तो ग्रामीण जगत है जिसमें दिमाग को समझने में सिर्फ इतना है कि हाँ हम दिमाग लगाएं और काम कर लें। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंसान को समझ नहीं पाते हैं या इंसान से बात नहीं कर पाते हैं, या जो वो सामने वाला कहना चाह रहा है वो हम नहीं समझते। तो कई बार क्यों लगता है ऐसा कि दिमाग को समझना इतना जटिल है? दिमाग को समझना जटिल नहीं है, आपस में एक दूसरे को समझना जटिल है। यदि हम एक दूसरे को समझ पाएं कि सामने वाला क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं, अगर उस बैलेंस को हम बना लें तो जटिलताएं सारी समाप्त हो जाती हैं। जी जी जी। दिमाग तो बना ही इस चीज के लिए कि जटिल समस्याओं का समाधान करे। जी जी जी। जितने आप बात की ना, तुम्हारे भी एक बात समझ में आवे क्या? कि आप अक्सर लड़बो करा तो फलानो आदमी तो दिमाग से सोचे और वो कहवा कि मैं तो दिमाग से कोनी सोचूं, मैं तो दिल से सोचूं। तो ऐ बातें भी क्या बैलेंस करे कि दिमाग की सुननी चाहिए कि दिल की सुननी चाहिए? देखिए, शुरुआत तो सब चीज़ों की दिमाग से ही होती है। जी। दिमाग के अंदर ही हार्ट को चलाने का भी सेंटर है। जी। दिल भी दिमाग से ही कंट्रोल होता है। अच्छा। तो
जो दिल सोच रहा है वही दिमाग कंट्रोल कर रहा जी। है। अब अपने को ये तय करना है कि हम दिल की सुने या दिमाग की सुने। दोनों चीजें अल्टीमेटली दिमाग की सुनने पर ही जाती है। तो वो तो आपनो बैम ही है, कुल मिला जो थाको दिल सोच सी ने वही दिमाग सोच सी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक कश्मकश तो है ज़िंदगी में कि दिल की सुनी जाए या दिमाग की सुनी जाए। आपके पास कई बार कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब आप थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आते हैं। आप सोचते हैं कि ये जो दिल कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो एक जद्दोजहद दोनों में चलती है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है भारद्वाज जी, उस समय जब अपने को ये चीज़ सोचनी होती है कि जो मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, तो उस समय जो हमारे दिमाग के अंदर या दिल के अंदर जो फर्स्ट फीलिंग आती है जी, जो सबसे पहले अपने को मन में आता है या हाँ। दिमाग में आता है कि हमें ये करना चाहिए, हाँ। उस फर्स्ट फीलिंग को हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जनरली वो फर्स्ट फीलिंग हमेशा अपनी अच्छी होती है। जी 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 जी। क्योंकि बी के ऊपर और कोई दूसरी चीज़ों को प्रभाव को नहीं हुआ है, बिल्कुल। दूसरी कोई सोच भी के ऊपर हावी को नहीं हुआ है। जो जी। पहली बार सोच आई है ना, हाँ। वह बिल्कुल केबा को मतलब वह बिल्कुल पवित्र है। हाँ, बिल्कुल पवित्र है। तो डॉक्टर साहब, आपके महकमे में, आपके चारों तरफ आप इतने सारे मरीजों से मिलते हैं। मरीज अलग अलग समस्याओं के साथ आते हैं और उसमें कई बार सिर दर्द की समस्या होती है और भी कई तरह की जटिलताएं होती हैं। तो इन सारी समस्याओं के चलते आपको क्या लगता है कि ये जो समस्याएं मरीज लेके आ रहे हैं आपके पास, ये परिवार की वजह से हो रहा है या किस कारण से एक दिमाग में इतनी उथल पुथल मची है कि उसको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है एक इंसान को? देखिए, ये जो कई तरह की समस्याएं हैं, कुछ तो मानसिक समस्याएं होती हैं, कुछ वास्तव में दिमाग की बीमारियों से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो हम जब मरीज आते हैं तो हमें सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना होता है कि ये मानसिक समस्या है या बीमारी की समस्या है। जी। यदि बीमारी की समस्या है तो जो बीमारी है उसका इलाज करना है, और यदि मानसिक समस्या है तो मेरा पर्सनली जो है, मेरा ये अप्रोच रहता है कि मैं मरीज से ये समझना चाहता हूँ कि वो किस तरह का कार्य करता है, उसके परिवार में किस तरह का वातावरण है। जी। और यदि बच्चे हैं तो जैसे उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ कि भाई बच्चे को कोई पढ़ाई से संबंधित समस्या है, कोई स्कूल से संबंधित समस्या है या और किसी कारण से इस तरह की समस्या होती है, तो मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि आप बताइए कि क्या समस्या हो रही है। जी। वो ही जनरली थोड़ी देर के अंदर, एक या दो बार के अंदर जब मेरे पास आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये समस्या है, और उस समस्या का समाधान भी स्वयं मरीज और उनके रिश्तेदार मिलकर के कर पाते हैं। जी। तो कहीं न्यूरोलॉजी जो विभाग है, इका मायने केवल दिमाग की समस्या कोई समझ में आवे? नहीं, हम न्यूरोसर्जरी के अंदर हम दिमाग का भी इलाज करते हैं और रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं का भी इलाज करते हैं। जी। जैसे ये डिस्क वगैरह होती है या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्याएं होती हैं, इनका भी इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। तो जो वहाँ के समझ में यहाँ आवा है कि जो न्यूरो का डॉक्टर कने एक बार चले जाओ तो वहाँ का गाँव में समस्या और आप भ्रांति ज़्यादा है कि अगर जो न्यूरो को भी कोई इलाज चल रहे हो तो भाई अभी को तो माता को इलाज चल रहे हो, अभी को तो काम मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है। आपने सुना होगा अक्सर मिर्गी के मरीज होते हैं जी। तो मिर्गी के मरीजों के लिए भी अब ऑपरेशन के लिए शुरू हो चुका है और दवाइयों के द्वारा भी मिर्गी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यदि वो दवाई रेगुलर लें या उसका जो भी संबंधित इलाज है अपने डॉक्टर से जिससे भी वो इलाज कराते हैं, यदि ढंग से इलाज लें तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है ये अब ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, जी, इलाज बहुत अच्छा किया जा सकता है और राहत मरीजों को मिल सकती है। और कुल मिला रहा है कि जो एक बार आपका करना डॉक्टर करना कोई मरीज आ रही है आपका करना, तो बिन बावड़ो घोषित नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बावड़ा नहीं घोषित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना और भी कोई समस्या हो सके, जरूरी थोड़ी है माथा की समस्या वो लेर जा रही है या भी कोई सोच की समस्या है, और भी कई बीमारियां हैं ऐसा जिन्हें देखा है और भी कोई इलाज करे है। डॉक्टर साहब, ये भी बच्चों की बात हुई, तो आज का जो बच्चा है, चाहे वो पहली क्लास से पढ़ रहा हो या फिर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर वो हायर स्टडी में कुछ कर रहा हो, उसके पास एक अलग सा दबाव है। कभी अभिभावकों का दबाव है, कभी उसके दोस्तों के साथ का कंपटीशन की प्रतियोगी भावना है, या कभी समाज में जो चीज़ चल रही है कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, वहां तक पहुंचने का एक दबाव है। वो उस स्ट्रेस में जीता है और वो अपनी पढ़ाई भी करता है। कई बार उसका मन पढ़ाई से उचट जाता है या कई बार वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये मानसिक स्थिति है? ये बिल्कुल एक मानसिक स्थिति है और ये परिवार को और समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमको वास्तव में बच्चों के ऊपर इस तरह का दबाव बनाना चाहिए। जी। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बन सकता है, कलाकार बन सकता है। जी। बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
बच्चों को अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि उनमें किस तरह का टैलेंट है और उसी तरह के टैलेंट को उभारना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं कई बार मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैं देखता हूँ अभिभावक लेके आते हैं, बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, आधी समस्या उनकी घर से दूर रहने के कारण होती है। और कई बार मैंने देखा है कि मैंने अभिभावकों को बोला कि आप इसको 15 दिन के लिए बच्चे को घर ले जाओ, अगली बार जब वो आते हैं दिखाने के लिए तो वो स्वस्थ होता है, होम सिकनेस होती है। तो बच्चों के ऊपर ये दबाव बनाना ठीक नहीं है। बच्चों को अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को चुनने का अवसर देना चाहिए और वो किस तरीके से अपने किसी भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बढ़ने का उनको अवसर देना ज़्यादा उचित रहता है। जी, आप शुरू में भी बताया कि लाइफ में हर पॉइंट पर तो आपने सक्सेस को नहीं मिला, कुछ पॉइंट्स आवे लाइफ में जहाँ आपने फेलियर्स भी मिले, तो बां को सामनो क्या करना चाहिए? जी आप बताया आपकी भी लाइफ में फेलियर्स भी आया, सक्सेस भी आया, तो आपने बासु क्या निपटना चाहिए? ये फेलियर से निपटने का तरीका यही है कि आप और ज़्यादा परिश्रम करें। आप अपने आप को ये देखें कि मेरा किस कारण से फेलियर हुआ, उसको अपन फेलियर को एक फेलियर ना मान करके अपन एक जीवन की ये सोचें कि ये एक मेरे लिए सीख है कि मुझे आगे और किस तरीके से ज़्यादा परिश्रम के साथ बढ़ना है और आगे मुझे क्या करना है जिससे कि मैं इस फेलियर को आगे मेरे जीवन में ये फेलियर कभी ना दिखाई दे मेरे। मतलब बिना सक्सेस की पहली सीढ़ी समझ वो आगे बढ़े, सक्सेस की सीढ़ी समझना चाहिए उसको। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में महिलाएं जो हैं वो एक बहुत बड़ा अपना किरदार निभाती हैं और स्त्रियों के बिना उनकी जो त्याग और समर्पण की जो भावना है, उनमें जो ममता की भावना है, उसका मुकाबला एक पुरुष नहीं कर सकता। ऐसे में जब वो एक नया जीवन इस संसार को देती हैं, एक बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि महिलाओं को किस तरह की अपनी दिनचर्या को रखना चाहिए कि जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही हैं तो वो दिमागी रूप से स्वस्थ हो? दिमागी रूप से स्वस्थ रखने के लिए बच्चे को, महिलाओं को भी योग, प्राणायाम और अच्छे खान पान की तरफ ध्यान रखना चाहिए। उनको स्वयं की स्वस्थता पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि वो स्वयं स्वस्थ रहेंगी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो बच्चे की भी अच्छी परवरिश हो सकती है। बच्चा उसी हिसाब से वो ग्रो करता है, वो अपनी माता को देखता है, अपने पिता को देखता है कि वो किस तरीके से स्वस्थ रहते हैं, यही सब चीज़ें वो सीख करके बड़े होते हैं। तो बच्चों में ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहना सीखें। जी। शुरू से ही एक लाइफ बैलेंस के बारे में उनको अपने को ज्ञान देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जो आप लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हो, तो जो अति भागदौड़ की बात आप कर रहे हो, तो आप खुद की लाइफ में क्या बैलेंस करो? मैं मेरी लाइफ को इस तरह से बैलेंस करता हूँ कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ करके सबसे पहले मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और पिछले 15 साल से लगभग मैं अपनी पत्नी के साथ ही जाता हूँ। जी। वो मुझे उठाती है और मुझे साथ लेके जाती है। वापस आते हैं और फिर उसके बाद योगा प्राणायाम करते हैं जी, नाश्ता वगैरह करके और फिर सारा काम अपना दिन भर का करते हैं। उसके बाद शाम को वापस पेशेंट वगैरह देख करके जब रात को फ्री होता हूँ तो 1 घंटा बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माताजी के साथ जरूर से बिताता हूँ। थोड़ा समय, थोड़ा जितना भी समय मिलता है सबसे बात करता हूँ। बीच में जब भी समय होता है तो कुछ मित्रों से बात करता हूँ। इसी तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश मतलब थोड़ा सब जगह मिलता जाओ, टेम ना सब जगह बांटता जाओ, क्योंकि टेम तो भाई साहब 24 घंटा है दिन का। अब था पर डिपेंड करे है कि थे बिना किया संतुलित करो, सब का सगड़ा का मायने बिना किया बांटो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो जीवन के सामंजस्य की आपने बात की है, इसी सामंजस्य को निभाते हुए आप जब एक जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं, यानी कि दिमाग का जब आप सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो एक मान्यता है लोगों के मन में कि भाई दिमाग का ऑपरेशन होगा, पता नहीं हमारा जो मरीज़ जा रहा है वो कितने समय में उठ पाएगा या उसका पूरा दिमाग खोल के आप जिस भी तरह की सर्जरी करते हैं, और आप ये मानते हैं कि भाई ये कामयाब होना चाहिए, इंसान को जो समस्या है वो उसका निदान हो जाए और कुछ समय बाद वो अपनी पहले जैसी ज़िंदगी में वापस चला जाए। तो ये कितना एडवांस हो चुका है, कितना आधुनिकीकरण हो चुका है तकनीक में कि इंसान 6 महीने नहीं सोएगा, जल्दी वो रिकवर कर लेगा और अपने आम जिंदगी में वापस लौट जाएगा। देखिए, वैसे तो रिकवरी किस प्रकार की बीमारी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। कई सारी दिमाग की बीमारियां कैंसर से संबंधित होती हैं, कई ट्यूमर्स वगैरह से संबंधित होती हैं, तो उनमें जटिलताएं अधिक होती हैं। परंतु अब जिस प्रकार के हमारे पास लेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, नेविगेशन सिस्टम्स हैं, ड्रिल्स हैं, तो उनके द्वारा हम मरीजों की अच्छी सर्जरी करके उनको जल्द से जल्द रिलीफ मिले, ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें हम लगातार
कर रहे हैं और एडवांसमेंट भी सरकार के सहयोग से जी। हमें लगातार करने को मिल रहा है। जी जी जी। तो ये जो ऑपरेशन है इसमें सफलता का प्रतिशत कितना है? क्या हर इंसान, मान लीजिए 2 इंसान हैं, 2 इंसानों का ऑपरेशन हुआ, अब वो पहले की जैसी ज़िंदगी जी रहे थे, क्या वो ऑपरेशन के बाद वापस वैसी ही ज़िंदगी जी पाते हैं? हाँ प्रणय जी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पूरी तरीके से हम इरेडिकेशन कर देते हैं। इस तरह की सर्जरीज होती हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनको हम मरीजों को ऑपरेशन करके पूरी तरह से बीमारी से मुक्त कर देते हैं। जी, जी। और वो जिस बीमारी को लेके आते हैं, हाँ। उसके बाद का उनका जो जीवन होता है जी। वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा। इस तरह का न्यूरो सर्जरी में एडवांसमेंट हो चुका है सर्जरी में, और हमारे पास जो गैजेट्स हैं उनके द्वारा। जी क्योंकि जी क्या करे ना कि जी गाड़ी जब अपन लेवा है, कोई सेकंड हैंड गाड़ी भी लेवा तो देखा कई गाड़ी को तो इंजन खुलेड़ो है, आ ज्यादा काम की कोनी, तो बिया ही लोगों की सोच हो जाया करे कई का तो दिमाग खुलेड़ो है, ऐसा इको मुश्किल है आगे बढ़बो। नहीं, ऐसी सोच रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अब जो इलाज होते हैं उससे बहुत सारे मरीज हमने देखे हैं। हम तो पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, कई बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और मतलब मैं जैसे आपको बताऊं कि एक टीबी की बीमारी होती है स्पाइन के अंदर, तो उसके अंदर जैसे हड्डियां वगैरह गल जाती हैं। कई बार यंग फीमेल्स में काफ़ी अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये कॉमन है, तो हम जैसे उनका ऑपरेशन करते हैं, कई बार उनमें पेज स्क्रू वगैरह डालने पड़ते हैं। तो इसके बाद में मैंने इन फीमेल्स को बाकायदा चाइल्ड बेयरिंग करते हुए देखा है। अच्छा। वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाती है इलाज के बाद में। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया सब कुछ। हाँ। इलाज के बाद में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। हाँ, हमने शुरुआत में योग की बात की, कसरत की बात की, सुबह सुबह व्यायाम की बात की। एक दिमाग का जब ऑपरेशन हो गया है तो हम जब भी मान लीजिए हड्डी का ऑपरेशन हुआ है तो हम चलने की प्रैक्टिस करते हैं, एक अभ्यास करते हैं। क्या दिमाग की सर्जरी के बाद भी दिमाग की कोई कसरत करवाते हैं आप? हाँ, मैं अक्सर पेशेंट्स को प्राणायाम करने के लिए और योग करने के लिए प्रेरित करता हूँ, और बहुत सारों से पूछता हूँ कि भाई आप जो है क्या क्या करते हैं। जैसे माइग्रेन है, हेडेक है, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं जी। तो हम उनको समझाते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, योगा प्राणायाम करें, तो आपकी दवाइयों की मात्रा भी कम हो जाएगी, आपकी तकलीफ भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ये जो आपने माइग्रेन अभी शब्द निकाला, ये माइग्रेन इतना कॉमन हो गया आज हम सभी लोगों के बीच में कि ज़रा सा सरदर्द होता है, वो कुछ देर चलता है तो लोग सोचते हैं माइग्रेन हो गया है उसको। आम भाषा में उसे माइग्रेन हुआ है, वो तो सो रहा है। ये माइग्रेन क्यों इतना हावी है? क्या वास्तव में माइग्रेन, सरदर्द माइग्रेन ही है? सारे सरदर्द माइग्रेन नहीं होते हैं, लेकिन माइग्रेन काफ़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने हार्मोन्स के बैलेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसका इलाज भी बहुत आसान है। जी जी। अगर कोई भी रेगुलर इलाज ले तो उसका काफ़ी अच्छा इलाज किया जा सकता है। तो घर में हम जितने भी उपकरण काम में ले रहे हैं, क्या उन उपकरणों की वजह से सरदर्द या माइग्रेन जैसी कुछ चीज़ हो जाती है? हाँ, माइग्रेन जो है आपकी बैड लाइफस्टाइल जो है, कम सोना, ज़्यादा म्यूज़िक, फ़ोन पे टीवी पे ज़्यादा देर तक लगे रहना, कंप्यूटर से खेलना, ये सारी चीज़ें माइग्रेन को बढ़ावा देती हैं। अच्छा। और हर प्रकार का स्ट्रेस भी माइग्रेन को बढ़ावा देता है। फ़ोन से याद आया कि हाथ में हमारे मोबाइल है, हर चीज़ हम मुट्ठी में लेना चाहते हैं, और उस मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि सोते वक्त तक वो मोबाइल हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मोबाइल कितना हावी है हमारे दिमागी असंतुलन के लिए? मोबाइल बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है। जितनी ये यूज़फुल है उतनी ही आपकी लाइफ के लिए ये डेंजरस भी है। क्योंकि यदि हम ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताएंगे, आंखों पे जोर पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो हमें इसको एक बैलेंस जो है करना ज़रूरी है कि हम कितना समय मोबाइल को दें। ये बहुत आवश्यक है इस चीज़ की। यही सोती समय भी कतरीक दूरी बनावा अपना हूँ कि भाई ओ दूरो ही रेवा कम से कम 2-3 फुट दूर रख देना चाहिए। तो दूरी अपन रखनी है। हालांकि पूनम जी, मैं बहुत ज़्यादा दूर रख नहीं पाता हूँ, क्योंकि रात को भी मेरे वार्ड से और आईसीयू से मेरे फ़ोन आते रहते हैं मेरे रेजिडेंट्स के, तो मुझे तो वो अटेंड करने ही पड़ते हैं, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रख सकता हूँ। तो बात तो खैर अपनी आत्मा की सोच की बात है कि अपन दूरी बनानी हुआ है तो आप सोच भी बना सका। आप जी बताया कि समय तय कर लिया भाई अतिरिक्त देरी अपन फ़ोन देखना है, और ज़रूरत की टाइम तो खैर अपन देखना ही है। बिल्कुल 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 जी। डॉक्टर साहब, एक जो सर्जन है, आप तो न्यूरो सर्जरी में हैं, लेकिन जो भी एक सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सर्जन जो है, अगर मरीज़ आपके पास आता है तो पहले आप उसका दवाई से इलाज करना पसंद करते हैं या सीधे सर्जरी पे जाते हैं? ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि उसकी बीमारी किस प्रकार की है। अच्छा। देखिए, यदि कोई बीमारी इस तरह की है जिसका मुझे पता है कि ये दवाई से मरीज को फ़ायदा नहीं हो पाएगा, तो मुझे ऑब्वियसली उसको ऑफ़र ये करना पड़ेगा कि भैया आप ऑपरेशन कराइए, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। पर मरीज़ तो मरीज़ होता है, उसको हमेशा ये लगता है कि मैं ऑपरेशन से बचूं और वो
दवाइयाँ लेना पसंद करते हैं, तो वो हम उनको समझा देते हैं इस चीज़ के बारे में जी कि आप दवाई लेके देख लीजिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन कराइए। जी 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 जी। एक शब्द आजकल पढ़ने में आता है अखबारों में, जब हम किसी मरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण से घर का कोई सदस्य बीमार हो गया और वो लास्ट में आप डॉक्टर्स के द्वारा घोषित किया जाता है ब्रेन डेड। अब वो ब्रेन डेड जो मरीज़ है उसकी रिकवरी शायद संभव नहीं है। ऐसे में आप एक चीज़ के लिए मरीज़ के जो परिजन हैं उनको प्रेरित करते हैं कि इसका ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए। और ये जो ऑर्गन डोनेशन है, क्योंकि बाज़ार में ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, हम जो शरीर में अपने ऑर्गन्स लेके आए हैं, जो भी जिससे हमारा शरीर चल रहा है, ये कहीं मिलना असंभव सा है। तो ऐसे में ऑर्गन डोनेशन के लिए आप प्रेरित करते हैं। तो कोई अगर किसी जगह का पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है, उसका जो परिजन है वैसी शोक में है, शोक संतप्त है, ऐसे में आप कैसे प्रेरित करते हैं कि उसका ऑर्गन डोनेट किया जाए? देखिए, अंगदान एक महादान है जी। और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल हो चुकी है कि भाई हमको सभी को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। हमारे यहाँ पर ये राजस्थान जो प्रदेश है, ये भामाशाहों का प्रदेश है, दान की परंपरा सदैव से रही है। तो हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको की अंगों की आवश्यकता है और वो अंग जो है वो अपने रिश्तेदारों से नहीं ले पा रहे हैं। ब्रेन डेड होने के बाद में अंग तो काम करते हैं, परंतु मरीज का रिवाइवल संभव नहीं है। तो हम अंगदान के लिए मरीजों को यही बता करके प्रेरित करते हैं कि आप इस प्रदेश के हैं जी। ये प्रदेश महादानियों का है। यदि आप दान करेंगे तो आपके मरीज के जो अंग दान किए हुए हैं, वो जो नीडी मरीज है, जिसका कि जीवन जो है इस समय नहीं ठीक से चल पा रहा है जी। उसके लगेगा और आपको ये संतुष्टि रहेगी आपके मन में कि आपके मरीज के अंग से किसी और का जीवन चल रहा है। इसी प्रकार से हम प्रेरित करते हैं। और पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा राजस्थान में तो साल भर के अंदर जो है शुरू में कुछ गड़बड़ हो गई थी और हमने इसको वापस पूरा पटरी पे ला करके और काफ़ी हद तक हमने प्रयास किया है अंगदान को वापस से बढ़ावा देने के लिए। और हमारे यहाँ की जनता जो पब्लिक है वो वास्तव में महादानी है जी। और हमें ये एहसास है कि धीरे धीरे इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो हम उन मरीजों का जो कि तकलीफ़ में है उनको हम और ज़्यादा मदद कर पाएंगे। जी 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 जी। तो ऐसे में जिसने अपना अंग दिया है, मतलब उसके परिजनों ने हामी भरी है, क्या उसके अंग वास्तव में दान देने के बाद काम आते हैं? बिल्कुल 100% काम में आते हैं। और इसका एक पूरा सेट पैटर्न है जी। एक नोटो की वेबसाइट होती है और हर स्टेट का एक सोटो होता है। सोटो स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट अथॉरिटी होती है, जिसके अंदर की एक वेटिंग लिस्ट रहती है और उस वेटिंग लिस्ट के हिसाब से ही मरीजों को बुलाया जाता है और जो अंगदान की प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट है। जी। वास्तव में है तो बड़ी कठिन चीज है। कठिन चीज़ है। अंगदान करके घर का एक सदस्य चला गया है, तो जो चला गया सदस्य उसके परिजन अंगदान के बाद प्रसन्नता अनुभव करते हैं, चेहरे पे खुशी होती है उनकी कहीं? बहुत ही प्रसन्नता अनुभव करते हैं। मैं तो इससे बिल्कुल बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ जी। और मुझे लगता है कि वास्तव में जिन्होंने दान किया है उनको हमें नमन करना चाहिए। जी 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 जी। मन लागे ईसु बड़ी कोई हिम्मत को नहीं कर सके। हाँ, ये बहुत ही महान दान है, बहुत ही महान दान है कि आपने अपने प्रियजन से अंग दिलवा करके 4 अन्य लोगों के प्रियजनों को आपने जीवन दिया। जी जी जी। कितनी महान सोच है और बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी। तो ये अंगदान से जो प्रसन्नता का अनुभव करता है परिजन, जिसका भी घर से कोई सदस्य जाता है, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कोई परिवार कर पाता है। और दान पुण्य की बात चले तो पोष का महीना में तो दान पुण्य को विशेष महत्व रहे है। 2 चीजों को में घणो महत्व है, एक तो दान पुण्य को और एक सूर्य भगवान ने अर्घ देवा को। हाँ बिल्कुल। मकर संक्रांति आने वाली है 14 तारीख को, तो उस दिन तो विशेष रूप से ये काम होगा। और 20 दिन को दूसरा विशेष काम बताओ। पतंगबाजी। हाँ, पोष का महीना में पोष बड़ा और बी के पचे पतंगबाजी, दोनों एक साथ हो जावे तो आनंद की तो कोई सीमा ही कौन रहे। अब पतंगबाजी की बात हम दोनों क्यों करें? हमारे डॉक्टर साहब से तो पूछें पतंग कितना उड़ाने का शौक है। हाँ, क्योंकि इस दिन तो मैंने लागे को नहीं, डॉक्टर साहब भी अछूता रहता उसी। पतंगबाजी का तो बचपन से शौक है जी। और पहले तो मैं छोटा था तब सितंबर अक्टूबर से ही पतंग उड़ाना चालू कर देता था, लेकिन अब तो क्या है कि थोड़ा समय की सीमा रहती है
तो उसके हिसाब से पतंगबाजी करनी पड़ती है। जी जी जी। लेकिन पतंगबाजी में एक समस्या बहुत है जिसका कि हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। सही बात है, शौक के साथ साथ सावधानियां गणी है। हाँ, तो वो सावधानियों में विशेष करके काबरा का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि पिछले 15-20 साल से मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि पतंग, ये जो 14 जनवरी मकर संक्रांति आती है तो उससे 1 महीने पहले से जी बच्चे जो सर की चोट लेके आते हैं जी। उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे यहाँ पर। जी जी जी। हाँ विशेषकर बच्चे छतों से गिरते हैं, दीवारों से गिरते हैं, जी पतंग लूटते हुए गिर जाते हैं। जी। तो हम सबको पतंगबाजी के शौक को पूरा करने के साथ साथ बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है बिल्कुल कि वो गिरे ना, उनके चोट ना लगे, हाँ 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 कहीं अपना आनंद का उत्सव जी। एक समस्या में तब्दील हो जाए। हाँ, दुख में ना बदल जाए वो। बिल्कुल। क्योंकि इतना हमारे जो उत्सव हैं वो राजस्थान की शान है, और ऐसे उत्सव में हम थोड़ी सी लापरवाही के चलते अगर किसी दुख को आमंत्रित कर लें तो इससे बड़ा फिर तो रंग में भंग पड़ने ऐसी बात क्योंकि होगी। पतो ही को नहीं पड़ा कद बोय काटे करतो पाछा ने नीचे पड़ जावे डागड़ा के बेरो ही कौन पड़े तो वो तो हेला पाड़तो ही रह जावे और पाछा ने पतो ही कौन पड़े। हाँ, पतंगबाजी कीजिए, गुड़ खाइए, गजक खाइए, मूंगफली खाइए, रेवड़ी बांटिए, लेकिन उस खुशी में वो दुख ना आ जाए जिस तरह की हम बात कर रहे हैं। इसलिए बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, और आने वाली मकर संक्रांति में जितनी खुशहाली होगी उतना ही हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे और दिमागी रूप से परेशान नहीं रहेंगे। तिल गुड़ रेवड़ी की बातें कर रहा हो, बाँ को भी तो कुछ हिसाब करना पड़सी क्योंकि कोरी पतंगबाजी को नहीं कर सका। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर से तिल के लड्डू भी खाने चाहिए, रेवड़ी भी खानी चाहिए, और साथ में पोश बड़े भी खाने चाहिए। जी जी। और पतंग भी उड़ानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो अभी खान पान की बात हुई, हमारा जो दिमाग है वो भी कहीं ना कहीं से तो पोषित होता है, विशेष रूप से हम जो खाते हैं। हाँ। तो सर्दियों का ये जो जायका है जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है, क्या इससे दिमाग को फायदा होता है? बिल्कुल 100%। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर, जैसे तिल है जी। और अपने कुछ हरी सब्जियां इस तरह की आती है जैसे पालक है, मेथी है, इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स और B12 वगैरह जो होते हैं ना, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत पोषित करने वाले हैं। जी जी जी। तो इन सब का अपने को जरूर से पोषण करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी। सब सबसे ज्यादा अपना सोच रही बनाई जावे। हाँ। टेम समय का हिसाब से सोच रही, ऋतुआ सब खान पान त्योहार बार सब ई हिसाब से ही आवे। बिल्कुल इसी हिसाब से है। एक दिन दौरान आप गरम खानो खावा और पतंग उड़ाता रहो। और वैसे पूनम, हमारा राजस्थान इतना समृद्ध प्रदेश है जहाँ पर कहीं ना कहीं हम घूमने ज़रूर जाते हैं। 2 दिन की छुट्टी तो पास में चले गए, ज़्यादा दिन की छुट्टी मिली, थोड़ा सा अवकाश ज़्यादा मिला तो हम दूर घूमने चले गए। लेकिन ऐसे घूमने में हम जगह जगह डॉक्टर साहब घूम तो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम घूम रहे हैं और सामने वाला किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर वो एकदम से गिर गया और वो उसको चक्कर आ गया और फिर वो एकदम से बीमार हो गया। तो ऐसे में घूमने में भी रंग में भंग आ जाता है। तो एक शब्द आता है CPR, जो हर एक आम इंसान को आना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपका जो विभाग है इसमें भी काफ़ी अच्छी पहल कर रहा है। तो हम कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं या हम किसी भी स्थिति में हैं और कोई व्यक्ति अगर अचानक से बीमार हो गया जिससे CPR जैसी प्रोसीजर की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उस एक आम इंसान को CPR के लिए तैयार किया जाए? देखिए भारद्वाज जी, हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम लगभग 2015 से हमने ये CPR ट्रेनिंग, BLS ट्रेनिंग के कोर्सेज चला रखे हैं, और ये हम सरकार का एक विभाग है, रोड सेफ्टी विभाग, इसके साथ कोलैबोरेशन करके कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने इस दौरान लगभग 20 से 25 हज़ार जनरल पब्लिक को हमने CPR और BLS की ट्रेनिंग दी है। इसके लिए हमारा एक ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक स्किल लैब बना हुआ है, और उसके अंदर रोज़ाना जो है ट्रेनिंग्स होती हैं। इसके लिए हम स्कूल से, कॉलेजेस से, क्लब से, रोटरी क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ, इन सब के साथ में हम कोलैबोरेट करते हैं, और उनके जो सदस्य होते हैं उनको बुला करके हम उनको बाकायदा रजिस्टर करके और उनको ट्रेनिंग देते हैं। CPR की, BLS की 2 से 3 घंटे की क्लास होती है। उसमें हम पहले तो थ्योरी के बारे में बताते हैं, फिर उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं कि आप स्वयं जो है इसको करके बताएं। अभी 2 दिन पहले ही एक रोटरी क्लब के सज्जन थे जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब आपके यहाँ से हम ट्रेनिंग लेके गए थे। हाँ जी। और दुर्गापुरा के पास में हमने एक एल्टो कार में एक व्यक्ति को देखा जो अचानक चलते चलते उसने गाड़ी साइड में ली जी, और फिर उसको देखा कि जो है ना वो एकदम से निढाल होके और कार में गिर गया जी। तो बोले हमको आता था। हाँ। हमने तुरंत उसको लिटा करके उसको CPR दिया। हाँ।
और फिर पास के हॉस्पिटल में लेके गए तो पता चला कि उसके हार्ट अटैक आया था और उसके बाद में हमने ये सारा चीज़ की। जी जी। तो आप सोचिए कि जो है अब मेरे मन को तो कितना अच्छा लगा होगा कि भाई हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए और किसी व्यक्ति की उसके कारण जान बच पाई। जी जी। सीपीआर की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसको लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपके विभाग में आकर सीपीआर की ट्रेनिंग होगी, क्या आप भी अलग अलग विभागों में जा रहे हैं अपने विभाग की ओर से सीपीआर की ट्रेनिंग देने की? हाँ, हमने एक टीम बना रखी है जो स्कूल्स कॉलेजेस के साथ में टाई अप करते हैं और उनको जाकर के बच्चों को भी और बड़ों को भी हम ये चीज़ सिखाते हैं। जी। पर जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, हाँ। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हमारी स्किल लैब में आना ज़रूरी है। हम 50-50 के बैच बनाते हैं जी। और हम उनको ठीक से ट्रेनिंग देते हैं सीपीआर के बारे में। जी। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक समूह बना करके यदि आना चाहे तो हमारे स्किल लैब के अंदर संपर्क स्थापित करके और एक समूह के रूप में आकर के हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। कई बार जैसे 5 स्टार होटल्स हैं, वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जी। पुलिस हेडक्वार्टर्स है, पुलिस वालों को हम ट्रेनिंग देते हैं। जी। कई जैसे डॉक्टर्स के ग्रुप्स जाते हैं, जैसे हज पे डॉक्टर्स जाने हैं साथ में, तो हम उन डॉक्टर्स के ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं। इसी प्रकार से जो जैसे अब कुंभ के अंदर जाना है, अगर वहाँ डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी और सीपीआर की ट्रेनिंग होगी तो हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। जी जी जी। और आ तो बात चीज़ है जो हर आदमी, हर इंसान ना आनी चाहिए। हर व्यक्ति को सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपका कोई आपने कोई घर में कोई आसपास में कोई समस्या होगी और आप जब हॉस्पिटल पुगा तो वो कहवा कि थे सीपीआर दे देता तो था शायद थोड़ा बच जाते थे। तो बी टाइम आपने मन में कत्ती ग्लानी हुआ है कि आ तो मारे करवा की चीज ही। बिल्कुल। और हम उसको इतने सिंप्लीफाइड तरीके से बताते हैं कि कोई भी लेमैन, कोई भी व्यक्ति उसको सीख सकता है। जी जी जी। इतना मुश्किल नहीं है सीपीआर सीखना, बहुत आसान है। 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग में हम आपको सीपीआर के बारे में सिखा सकते हैं। तो पूनम जी, ये बताओ कि राजस्थान में अभी घूमने की बात हुई, आपको राजस्थान घूमना कैसा लगता है? मांगे तो यहाँ हुआ है कि सी की छुट्टियां पड़ी तो पीर चालो, गर्मिया की छुट्टियां पड़ी पीर चालो और पाचा सासरा आ जाओ। मांगो तो ओ घूमबो हुआ है। डॉक्टर साहब थे बताओ थाको घूमबो किया हुआ है? मारो गलत के वो कहीं लुगाया को तो ओई घूमबो हुआ है कि सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई, चालो पीर चालो, लाडू बनाशा लाडू ले राशा। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपको राजस्थान में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी घूमने के लिए? राजस्थान तो पूरा ही बहुत सुंदर प्रदेश है। आप जयपुर से शुरू करें तो जयपुर बहुत सुंदर है। फिर आप उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़, पुष्कर, मतलब सवाई माधोपुर, कहाँ किस हिस्से में राजस्थान सुंदर नहीं है? जी जी जी। सब जगह ही बहुत खूबसूरत है। हाँ। कहीं पर भी आप चले जाएं किसी भी हिस्से में तो आपको सुंदरता ही मिलेगी राजस्थान में। भागदौड़ की जो ज़िंदगी है, इसमें जब हम लगातार काम करते जाते हैं और थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े से जब होने लगते हैं, तो लोग सलाह देते हैं, अरे यार थोड़ा सा रुको, एक ब्रेक लो और घूम के आओ। जी, तो क्या करे के? हाँ। टेक अ चिल पिल, टेक अ ब्रेक। हाँ। डॉक्टर साहब, ये जो दिमागी कसरत चलती रहती है, इसमें जो घूमने का एक छोटा सा विराम मिलता है, जो ब्रेक मिलता है, ये कितना कारगर है दिमाग को शांत करने? ये बहुत कारगर होता है। इसमें क्या है कि आपको फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आप घूमने जाते हो, तो मैंने आपको शुरू में बताया था वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ। तो ये एक वर्क लाइफ बैलेंस का पार्ट है। आप जैसे ही आप घूमने निकले तो आप या तो परिवार के साथ हो या मित्रों के साथ हो। अब दोनों में से जो भी साथ में है तो नेचुरली आपका मस्तिष्क तो स्वस्थ हो गई ना। जी 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 जी। एक डॉक्टर की ज़िंदगी में कोई टाइम फिक्स नहीं होता। मेरे ख्याल से आपके पास किसी भी समय पर कोई फ़ोन आ जाता होगा कि ये एक बहुत क्रिटिकल केस आया है और आपको तुरंत आना है। तो कई बार रात में भी जब सो रहे हैं आप, उस समय जाना होता होगा। तो ये कभी कभी ये इस तरह का बैलेंस गड़बड़ होता है? बैलेंस गड़बड़ होता है, लेकिन सालों से इसी तरह से करते हैं तो उसकी अब आदत पड़ गई है जी। और कई बार जब ऐसा होता है कि कई दिनों तक ऐसा नहीं होता है तो फिर मन में अजीब सा लगने लगता है कि रात को फ़ोन नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल में ठीक से मरीजों को देखा नहीं जा रहा है। अच्छा। लेकिन हमारे हिसाब से वो सोच रहे एक बार फिर सही हो जाते हो लोग कि आपनो बैलेंस बिगड़े हो, लेकिन आपने कारण काइटा कुण को बैलेंस आपा सही कर दियो। बिल्कुल बिल्कुल। वो मन में एक संतुष्टि का भाव रहता है कि मेरे फ़ोन पे अवेलेबल रहने से जो मेरे पास मरीज भर्ती है उसको कुछ फ़ायदा मिल जाए, तो ये एक संतुष्टि का भाव जरूर रहता है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक ज़िंदगी हम बहुत जब से पैदा होते हैं तब से लेकर आखिरी सांस तक जीते हैं और उसमें एक मुकाम आता है, वो आता है कि किशोर अवस्था से जब हम जवानी की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं तो एक नया जोश, नया जज्बा, एक जुनून हमारे अंदर होता है और दिल में कहीं ना कहीं एक मोहब्बत की दस्तक आती है
वो ये जो मोहब्बत या इश्क हो जाना, ये जो चीज़ होती है, ऐसा मानते हैं कि, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान के संग ऐसा ये होता होगा अनुभव, कि जब आप कहीं ना कहीं परेशान हैं और ऐसे में किसी से आपको मोहब्बत हो जाए तो आपका दिमाग बड़ा शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और आप बड़े खुश हो जाते हैं। क्या ये बात सही है, मोहब्बत का दिमाग पे असर होता है? कई बार मोहब्बत से खुश भी हो सकते हैं और कई बार वो आपको आपकी मंजिलों से दूर भी कर सकती है जी। तो अपने को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने सोच रखा है हमारे जीवन के बारे में, जी, हम उस अपने पथ पर जरूर चलते रहें। हाँ। ये भी एक जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं पूरी तरह से वो डायरेक्शन इधर से उधर हो जाए, ये इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। आपके पास ऐसा कोई केस आता है कि किसी न किसी कारण से एक अवसाद इसलिए आया है कि कहीं कहीं मोहब्बत में कुछ नाकामी मिली है, इसलिए उसका दिमाग पर भी असर हुआ है? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो मोहब्बत के अलावा आप मित्रों से दूर होना, परिवार से दूर होना, ये सारी चीज़ें जो है अवसाद का कारण हो सकती हैं। जी जी जी। तो ये तो होता है। जी जी। तो आप जितनी हमने बातें की उसमें दिमाग हमारा शरीर को कंट्रोल कर रहा है, क्या दिल कहीं से कंट्रोल करता है दिमाग को? दिल भी कंट्रोल करता है दिमाग को। जब हम दिमाग से सोचना बंद करके और दिल से सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर दिल दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। वैसे तो दिल का काम है कि हमारे ब्लड को पंप करता है और उसको प्योरीफाई करता है लेकिन ऐसा कहते हैं कि दिल की सुनो दिमाग की मत सुनो, कई बार कहते हैं दिमाग की सुनो दिल की मत सुनो, तो ये कश्मकश चलती रहती है ज़िंदगी में। हाँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, हमको दोनों की सुन करके और बैलेंस बना करके चलना चाहिए जी, क्योंकि दिमाग से सोची हुई बात हमेशा ठीक होती है, दिल से सोची हुई कई बार जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाती है। जी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके सोच करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। आपके इस मेडिकल की जो लाइफ रही है, आप बता रहे हैं 20-25 साल का जो एक वक्फा रहा है लंबा समय, इसमें कोई ऐसा लम्हा आया जब आपको बहुत हैरतअंगेज़ तरीके से आपने सोचा ये भाई बहुत कठिन हो गया है, लेकिन एकदम से खुशी मिली हो कि ओह ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा? ऐसे अवसर तो बहुत बार इस तरह से होता है। मेरा 1990 में MBBS के अंदर एंट्रेंस हुआ था जी, और 2005 के अंदर मैंने सारी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग प्राप्त करके 2005 में मैं पास आउट हुआ। लगभग 15 साल का समय जी, और उसके बाद 19 साल मुझे अब प्रैक्टिस करते हुए हो गए। तो ऐसी चीज़ें तो कई बार होती हैं कि जब अपन कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और अपने को लगता है कि ये बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जितना अपन चाहते थे उतना अच्छा अपन नहीं कर पाए हैं जी, लेकिन बाद में जब फाइनल आउटकम आता है और पेशेंट अच्छा हो जाता है तो इस तरह की फीलिंग ज़रूर आती है कि कितना अच्छा हुआ ये कि मरीज़ को फ़ायदा मिल गया। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, हम अपनी जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कुछ चीज़ को चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक रुकावट सी आ जाती है। ऐसे में परिवार जो होता है वो साथ को आगे बढ़ाता है और हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है। आपका परिवार से कितना आपको सपोर्ट मिलता है? परिवार से मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरी पत्नी एक डेंटिस्ट है जी, तो जब मेरा विवाह हुआ उसके बाद पत्नी ने सारे घर को संभाला, बच्चे बड़े हुए, उसने उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और खुद की प्रैक्टिस कम करके और मुझे पढ़ने का और काम करने का समय मिल पाए जी, इसके लिए उसने पूरे घर को वही चलाती है और मेरे को भी वही चलाती है। तो मतलब महिलाओं को योगदान, जो संतुलन की बात आप कर रही हैं कि लाइफ को हर चीज़ को संतुलन जरूरी है, तो भी महिलाओं को योगदान है, विशेष योगदान है, विशेष योगदान है। जी जी जी। महिलाओं के विशेष योगदान के बिना इस समाज का संतुलित रहना संभव नहीं है। जी, महिलाओं का हर चीज़ में विशेष योगदान है। तो बन आप कहीं के वो चाहो विशेष रूप से कि आपको संतुलन लाइफ को बनाया रख सके, परिवार ने साथ लेर चाल सके। बिल्कुल, ये तो महिलाओं के विशेष योगदान के कारण ही संभव हो पाता है कि हम परिवार में, काम में और हर चीज़ के अंदर हम संतुलन बना करके आगे बढ़ पाते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में एक थेरेपी की बात कभी कभार होती है और आजकल अक्सर होती है, वह है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी से, वो किसी भी किस्म का म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक थेरेपी से भी कई तरह के मरीज़ों का इलाज हुआ है और वो चाहे आपकी मेडिकल भाषा में वो कितनी ही गंभीर बीमारी से ग्रसित रहे हों, लेकिन उस संगीत ने, म्यूज़िक ने जो उनको अच्छा लगता था या जो आपको लगा कि ये म्यूज़िक सुनाना चाहिए, उस सभी मरीज़ों का इलाज हुआ है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए प्रणय जी, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल
काइंड का व्यक्ति हूँ। और मेरे घर में सुबह सुबह जब मैं योगा प्राणायाम करता हूँ उस समय मेरा जो छोटा बेटा है वो आकर के और टीवी के ऊपर यूट्यूब पे भजन चलाता है जी, है ना। तो मैं तो इसमें विशेष रूप से मानता हूँ कि जो भजन होते हैं या जो अपने पुराने मंत्र वगैरह हैं इनको करने से मस्तिष्क को भी शांति मिलती है जी, और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। जी जी जी। क्या हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर फॉलो होता है, म्यूज़िक सुनाने का, ये म्यूज़िक थेरेपी वाला? ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो पर्सनल लेवल पे पेशेंट अपने मरीजों के कानों के अंदर भजन वगैरह लगाते हैं तो मैं उसको अवश्य प्रेरित करता हूँ कि आप ये चीज़ जरूर करें। जी जी जी। सर, आज का जो यूथ है, जो युवा है, वो हमारे देश की जान है और हम देश में सबसे युवा देश के रूप में जाने थे पूरी दुनिया के अंदर। तो हमारा जो यूथ है वो कश्मकश में भाग रहा है और असमंजस की स्थिति में भाग रहा है। कुछ जगह बड़ा स्पष्ट भी है, अपनी बातों में बहुत स्पष्ट है, लेकिन कुछ जगह स्पष्ट नहीं भी है। तो जहाँ जो असमंजस की स्थिति आ रही है, जहाँ वो दिमागी रूप से थोड़ा परेशान हो रहा है, ऐसे में चलते चलते हमारे यूथ को आप क्या संदेश देंगे कि वो अपने दिमाग को इस तरह से स्वस्थ रख सकता है? यूथ को अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए एक तो थोड़ा समय जरूर से योगासन प्राणायाम में देना चाहिए और थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना चाहिए। जी जी। इसके द्वारा अपन दिमाग को शांत रख सकते हैं और अपनी जो रोजाना की भागदौड़ है और असमंजस की स्थिति है, हाँ जी, उससे अपने आप को निकाल सकते हैं। पेशेंस कब तक जरूरी है बांके खातर? पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ को एकदम से कोई नहीं अचीव कर सकता। जी, समय लगता है अचीवमेंट आने में। आप परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा किसी न किसी समय पर आकर के मिलेगा। तो प्रणय भाई साहब, कुल मिलार दुनिया गोल है। हाँ। आपा गेल शुरुआत करी कार्यक्रम की का मंजिला मिल ही जासी। हाँ। तू बस घर के 12 कदम मेल तो सरी तो बाया मंजिला तो मिल जासी। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनीष अग्रवाल साहब, अलबेलो राजस्थान में आके आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों का अभिवादन। जी जी। तो अब चलते हैं पूनम जी, आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को और मेरी साथी पूनम कुमार को।